नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 विधेयक पेश करेगी सरकार। 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। रांची रिम्स की मेडिकल छात्रा सीबीआई की हिरासत में। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग पर दबिश के बाद कुछ और खुलासे की उम्मीद। यूपी में गोंडा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी। आज शाम तक रेल यातायात शुरू होने की उम्मीद। हादसे में 4 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। वहीं ओबामा ने बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने पर जताई चिंता। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसक झड़पों का दौर। अब तक 19 लोगों की मौत। कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ। पहले 100 दिन में गांव से लेकर शहर के 1 लाख युवाओं की प्रतिभा की होगी पहचान। सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र की। 2 दिन बाद शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। सदन में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त विधेयक पेश होगा। अन्य विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, पायलट विधेयक, काफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन और विकास विधेयक शामिल हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को हिरासत में लिया है। सुरभि को इस सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जिसने लीक हुए प्रश्न पत्र का उत्तर तैयार किया था। सीबीआई की टीम ने कल देर शाम पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। एजेंसी ने छात्रा के बारे में रिम्स के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन डॉक्टर शिवप्रिय से भी जानकारी ली है। इस केस में रांची के कुछ और मेडिकोज सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी सुराग मिले। रिम्स को जिस छात्रा को एजेंसी ने हिरासत में लिया है वह रामगढ़ जिले के आरा की रहने वाली है। उसने पिछले साल नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में 56वीं रैंक हासिल की। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को हल करने और उसके एवज में पैसे मिलने की बात स्वीकार कर ली है। सीबीआई की अब तक की जांच में इसके पर्याप्त साक्ष्य हाथ लगे हैं कि नीट यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। एजेंसी ने हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए प्रश्न पत्र को चुराने के आरोप में एक इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। गोंडा के झिलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतरे थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम रात में ही पूरा कर लिया गया था। रेल विभाग अब तेजी से इस रेलवे ट्रैक को सही कर रेल यातायात शुरू करने पर जोर दे रहा है। उम्मीद ये है कि ये ट्रैक शाम तक रेल यातायात के लिए खोल दिया जाए। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। वहीं रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही रेस्टोरेशन का कार्य पूरा हो जाएगा। रेस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। 4 पोकलेन, 4 JCB, हाइड्रा और ढेर सारी मशीनें वहाँ कार्य कर रही हैं। जो TRD का कार्य होता है उसका कार्य किया जा रहा है। अप लाइन को बहुत जल्द फिट डिक्लेयर करके उस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। डाउन लाइन के लिए जो स्लीपर्स डैमेज थे, रेल की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें पहुँचाई गई हैं साइट पे और उसका रेस्टोरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर CJI ने 22 जुलाई को सुनवाई की बात कही। NGO कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले की कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की जरूरत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध प्रवासन के मामले में उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका में दावा किया गया था कि बांग्लादेश से अवैध प्रवासन संथाल परगना जिलों में रहने वाली यहां की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, जिसको लेकर उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों द्वारा अदालत में शपथ पत्र दायर करने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने की हिदायत दी है। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि बांग्लादेश से अवैध प्रवास के कारण संथाल परगना जिलों की सामाजिक जनसांख्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके पहले अदालत ने 3 जुलाई को राज्य सरकार को बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था। संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर राज्य सरकार से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि DC से नीचे के अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराना उचित नहीं है और इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान निर्देश दिया गया था कि राज्य के मुख्य सचिव सभी DC एवं SP के रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। इस मामले में उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति गठन करने के पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय की निंदा की है। उन्होंने कहा कि संविधान में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून की समीक्षा करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस तरह की कोई भी समिति इन 3 कानूनों की जांच नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की TMC सरकार संविधान का हनन और अपमान कर रही है। इस कदम पर बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य को बनाना रिपब्लिक में नहीं बदला जा सकता। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला पैनल जारी अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। राज्यपाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल एक राज्य के भीतर एक राज्य नहीं हो सकता या उसे बनाना रिपब्लिक में तब्दील नहीं किया जा सकता। वैसे तो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इन्हें अभी लागू नहीं किया गया है। बंगाल उन्हीं राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र भी 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में 10 दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। केंद्रीय सरकार द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, उसको कोई ऐसी कमेटी जांच ही नहीं कर सकती। संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आप संविधान को वायलेट कर रहे हैं। कानून के चेहरे में या कानून की दृष्टि में जो संदिग्ध अपराधी है उनको दिया जा रहा है कि न्याय संहिता में न्याय है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा किए गए कायराना हमले में शहीद जवान भरतलाल साहू को आज अंतिम विदाई के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने हमले में शहीद हुए एसटीएफ जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। आपको बता दें कि बीजापुर जिले में नक्सलियों के आईईडी हमले में जवान भरतलाल साहू शहीद हो गए थे। वहीं इस मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के लेबोंग स्थित उनके घर लाया गया, जहां लोगों ने शहीद ब्रिजेश थापा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के सेना के अधिकारी कैप्टन थापा 27 वर्ष के थे और 5 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुए थे। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता सेवानिवृत्त कर्नल भुवनेश थापा ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर हैं। यहाँ पर मेरा बेटा को इतना प्यार दिया है सभी ने, तो ये सभी लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है और प्लस हमारे बाकी जनता भी बहुत लोग आ रहे हैं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बेटे ने इतना सारे प्यार बटोरे हैं उनके इस कार्य के बाद भी। धर्मनगरी अयोध्या की सुरक्षा को लेकर एनएसजी कमांडो की टीम श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंची। उच्च प्रशिक्षण से सुसज्जित कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरने, ऊंचे स्थानों पर चढ़ने और संकटकालीन स्थिति से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभ्यास करेंगे। एनएसजी की टीम संपूर्ण अयोध्या नगरी के सभी संवेदनशील स्थलों की गहराई से सुरक्षा संबंधी पटल करेगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के संबंध में भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम जन्मभूमि और अयोध्या की सुरक्षा को लेकर प्रत्येक तीसरे माह राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक होती है, जिसमें गुप्तचर इकाइयों के साथ ही अपर महानिदेशक सुरक्षा सहित उच्च अधिकारी और ट्रस्ट के सदस्य शामिल होते हैं। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में 2500 सुरक्षाकर्मी 32-33 साल से लगे हैं। सरकार का कितना पैसा खर्च होता है? या CRPF है या PAC है, PAC के कमांडो हैं, SSF है, नई फोर्स वो बनी वो है, यूपी पुलिस है। राम जन्मभूमि के लिए सुरक्षा की बैठकें हर 3 महीने में होती रहती हैं। तीर्थराज प्रयाग में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर तैयारी में जुटा है। महाकुंभ को लेकर पूरे शहर में और मेला क्षेत्र में तैयारियां जोरों से हो रही हैं। वहीं मौनी अमावस्या के दिन इस बार पिछले बार की अपेक्षा कहीं अधिक लोगों के आने की संभावना है और उसी को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा और पर्यटन की दृष्टि से भी तैयारियां की जा रही हैं। और क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है कुंभ को लेकर, आइए जानते हैं। इतने ज़्यादा लोग आएंगे मौनी अमावस के दिन, हम लोगों का अनुमान है कि एक ही दिन में करीब 5 करोड़ लोग इस शहर में आएंगे, 5 से 6 करोड़ लोग आएंगे। तो उस प्रेशर को झेलने के लिए तो शहर की अवस्थापना को, सुविधाओं को बढ़ाना पड़ता है, तो रोडों को चौड़ा करना पड़ता है, पुलें और फ्लाईओवर्स यहाँ पर तैयार कराने पड़ते हैं, स्वास्थ्य के संसाधन हैं उनको भी मजबूत करना पड़ता है और साथ में जो पुलिस की जो निगरानी रहती है उसको बढ़ाने के लिए भी हमें काम कराना पड़ता है। साथ में जो अस्थायी नगर वहाँ पर बनेगा, वहाँ पे पॉन्टून पुल बनाना, क्योंकि आपने देखा होगा वो पूरा क्षेत्र जो है रेतीला है, तो वहाँ चकर प्लेट्स बिछाना, वहाँ पे पूरा जो है अस्थायी जो है निर्माण करना, जिसमें बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहाँ अखाड़े आकर बसते हैं, वो सब तैयारियाँ दी जाती हैं और उसको एक पूरे नगर का स्वरूप दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा जारी है और श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक बेस से रवाना हो गया है।
पिछले साल की तुलना में अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या दोगुने के करीब पहुंच गई है। 29 जून से शुरू हुई ये यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन त्योहार के साथ संपन्न होगी। आज भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत और 1857 क्रांति के नायक मंगल पांडे की जयंती है। देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमर शहीद मंगल पांडे को उनकी जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की आज़ादी में सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण योगदान दिया था। लेकिन जब से हम देश की आज़ादी की बात होगी तो उसमें एक जिक्र बागी बलिया के लाल मंगल पांडे की जरूर होगा। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वो 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। भारत सरकार उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी कर चुकी है। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि मुझे इस महीने की मन की बात के लिए बहुत से इनपुट मिले हैं, जो रविवार 28 तारीख को होगा। मुझे देखकर खुशी हुई कि कई युवा खास तौर पर हमारे समाज को बदलने के उद्देश्य से किए जा रहे सामूहिक प्रयासों को उजागर कर रहे हैं। आप माईगॉव नमो ऐप पर इनपुट साझा कर सकते हैं या 1800117800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन को दूसरी बार चुने जाने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर उर्सुला वोन डेर लेयन को बधाई। वैश्विक भलाई के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप ने कहा कि वे सिर्फ आधे अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक महान देश के लिए लड़ रहे हैं। अब से 4 महीने बाद उन्हें एक अविश्वसनीय जीत मिलेगी, जिसके बाद वे अमेरिका के इतिहास में 4 सबसे महान वर्षों की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उन्होंने खुद पर हुए जानलेवा हमले को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वह बहुत ही दर्दनाक पल था। Four months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America.
because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन हाल ही में जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उसके मद्देनजर ये दबाव बढ़ने लगा है कि वो अपनी उम्मीदवारी पर दोबारा विचार करें। इन सबके बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा कि बाइडेन अपनी दावेदारी पर पुनर्विचार करें। ओबामा और पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के सामने निजी तौर पर चिंता जताते हुए बाइडेन को पीछे हटने के लिए कहा। इन दोनों नेताओं ने आगाह किया है कि अगर बाइडेन ऐसा नहीं करते तो डेमोक्रेटिक पार्टी सदन में नियंत्रण हासिल करने की क्षमता खो सकती है। सूत्रों के अनुसार पेलोसी ने बाइडेन से यह भी कहा कि वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को शायद हरा नहीं सकते। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं और पहले की तरह इस बार भी ट्रंप को हराएंगे। दरअसल बाइडेन की उम्र इस बार बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है और वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। हल्के लक्षणों के कारण उन्हें चुनाव प्रचार के अहम मोड़ पर अपना अभियान रोकना पड़ा है। ब्रिटेन के लीड्स में दंगे होने की बात सामने आई है। बीती रात लीड्स शहर में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कई गाड़ियां और बसों में आग लगा दी। हेयर हिल्स क्षेत्र में दंगाई मास्क पहने घूम रहे थे। दंगों के भड़कने की वजह से स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी की तरफ से बच्चों को उनके माता पिता से अलग करना बताया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि चाइल्ड केयर एजेंसी ने बच्चों को माँ बाप से अलग कर उनको चाइल्ड केयर होम में रख दिया है। महिला एशिया कप 2024 का आज से श्रीलंका के दाम्बुला में आगाज हो रहा है। प्रतियोगिता में टीम इंडिया की पहली टक्कर पाकिस्तान से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खेल को आगे ले जाने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कीर्ति पहल के तहत युवा टैलेंट की खोज होगी। मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के पहले 100 दिन में भारत के गांव ऐसे लेकर शहर के 1 लाख युवाओं को खेल के क्षेत्र में टैलेंट के रूप में पहचान कर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। कीर्ति प्रोग्राम के तहत मोदी 3.0 गवर्नमेंट में पहले 100 दिन में 1 लाख स्पोर्ट्स में टैलेंटेड यूथ को स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है। 1 लाख स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है और ऐसा ना हो कि केवल शहर के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी मिले, गांव के स्टूडेंट को नहीं मिले। जी नहीं, शहर में भी ऐसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, गांव में भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है। एक क्लास के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी मिले जी नहीं, झोपड़े में रहने वाले मेरे देश के स्टूडेंट जिसमें स्पोर्ट्स में अच्छी स्किल हो उसमें से भी आइडेंटिफाई करना है और हमारे अन्य सोसाइटी से भी आइडेंटिफाई करना है। और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। भारत के अन्य एथलीटों की तरह ही भारतीय मुक्केबाज भी पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। इस बार ओलंपिक में 6 भारतीय मुक्केबाज पदक के लिए जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। निकहत जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन से पदक लाने की काफी उम्मीदें हैं। भारत की ओर से 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए अब तक 3 मुक्केबाजों ने पदक जीतने में सफलता पाई है। इन तैयारियों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाजी दल एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। मुक्केबाजी ऐसी स्पर्धा है जिसमें पिछले 4 ओलंपिक में से 3 में भारत पदक लाने में सफल रहा है। भारतीय दल में निकहत जरीन, प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन लिम्बोरिया, अमित पंघाल और निशांत देव शामिल हैं।
2022 में हुए एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली निखत जरीन से मुक्केबाजी में इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। निखत ने 2022 और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। वहीं 2022 के एशियाई खेलों में निखत ने कांस्य पदक जीता था। 2022 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में निखत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद लवलीना मुक्केबाजी की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गया है। इस अनुभवी मुक्केबाज के नाम 3 विश्व चैंपियनशिप पदक और 1 ओलंपिक कांस्य पदक है, जो विश्व स्तर पर उनकी क्षमता को दर्शाता है। लवलीना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के अलावा 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 2018 और 2019 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। 2022 के एशियाई खेलों में लवलीना ने रजत पदक हासिल किया। हरियाणा के भिवानी में रहने वाली प्रीति पवार पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मुक्केबाजी दल की सबसे युवा मुक्केबाज प्रीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। राष्ट्रीय चैंपियन जैस्मिन लांबोरिया ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई थी। वाडा द्वारा परवीन हुड्डा को ठहरने के स्थान की जानकारी न देने पर निलंबित करने के चलते जैस्मिन को ओलंपिक में जाने का मौका मिला है। तो बिल्कुल टीम इंडिया तैयार है ओलंपिक में भारतीय ध्वज फहराने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।